चले यार, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीख लिया था? हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और बहुत सारे सेपरेट क्वेश्चन भी कर लिए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो डिस्कस करते हैं वही। थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। तो लास्ट हमने देखा था ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने बातें की थी कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज की, कि दो फार्मूले होते हैं। दो फार्मूले कौन कौन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? एक तो था जब कांस्टेंट होगा, सो वी कैन यूज दिस डायरेक्टली ई इंटू ए, डन। और जब वेरिएबल होगा तो हम यूज कर सकते थे ई ए कॉस थीटा। फिर हमने उस पर एक क्वेश्चन देखा, सबको ये क्वेश्चन रिकॉल होना चाहिए तुरंत, कि जो एंगल लेते हैं वो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का होता है। तो कभी अगर एरिया और ई डिफरेंटली रखे हुए हैं तो ई और ए वेक्टर के बीच का एंगल लीजिएगा। दैट मीन्स प्लेट के बीच का एंगल मत ले लीजिएगा, जैसे 30 डिग्री गिवन था वो सिचुएशन। फिर बताया है वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे वैल्यू लिख के डीए की वैल्यू लिखते हैं। फिर एक क्वेश्चन बताया इन एंड आउट टाइप का फ्लक्स क्या होता है। देन वी डिस्कस्ड गॉस लॉ। गॉस लॉ के दोनों फॉर्मेट, की एक्चुअल गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, वो हमने डिस्कस किया। फिर स्टेटमेंट के बाद हमने डिस्कस किया कि उसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यूज कर सकते हैं। वो दोनों चीजें लिख के हमने फिर बताई। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया कि कॉस थीटा को कैसे यूज करना है। कॉस थीटा के बाद हमने बात की कि एक गॉसियन सरफेस होता है, वो हम कैसे चूज कर सकते हैं हाइपोथेटिकल या किसी भी टाइप का। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने एक सिनेरियो ऐड करके कुछ भी एक हाइपोथेटिकल थॉट देके चार्ज को सिमेट्रिकली कंटेन करने का ट्राई किया। और सिमेट्रिकली कंटेन करके लॉजिक लगा के हमने निकाला कि डिफरेंट डिफरेंट फेसेस से, डिफरेंट क्यूब से, डिफरेंट प्लेट से, इन सब चीज़ों से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि एक स्फीयर के अंदर वायर है। देखने में बहुत ही टफ लग रहा है ये क्वेश्चन, क्या है, एक स्फीयर के अंदर वायर है और हम कैसे फाइंड करेंगे उसमें वैल्यूज को, एक स्फीयर के अंदर वायर को। तो एक स्फीयर के अंदर वायर है और हमें उसमें से फ्लक्स चाहिए एक हॉलो सेक्शन से। तो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया था, हमने क्या बताया, कि हम अगर ये कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, क्यू इनसाइड, और क्यू अगर हमें निकालना है तो वो हो जाता है लेमडा इंटू एल। तो इसका मतलब ये जो इनसाइड वाली लेंथ है, ये अगर हमने फाइंड कर ली तो इनफ है हमारे लिए कि इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज कंटेन है। और कितना चार्ज कंटेन है तो हम निकाल सकते हैं वहां से कि चार्ज कंटेन हमें पता है, तो हम आगे निकाल सकते हैं कि कितना हमारे पास फ्लक्स होगा। और ये क्यों हमने फोकस किया डायरेक्टली चार्ज कंटेंट पे, क्योंकि हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पता है। हमें क्या पता है कि यार गॉसियन सरफेस आपका कैसा भी रैंडम सा हो, कैसा भी रैंडम हो, चार्ज कहीं पे भी रखो, यहाँ पर कंटिन्यूअस रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कि हाउ मच चार्ज इज इनसाइड। हमें ये पॉइंट नहीं रहता कि किस एंगल पे कितना है, हमें जस्ट फोकस करना है हाउ मच चार्ज इज इनसाइड। तो सपोज ये Q1, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, ये सारे चार्जेस है। तो हमें इनका Q टोटल देखना पड़ेगा कि Q इनसाइड कितना समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ चार्जेस है, वो हमने यहाँ तक निकाला था। तो यहाँ तक का सिनेरियो हमें समझ में आया कि हम किस तरीके से फ्लक्स देख सकते हैं। डन। अब हम बात करते हैं थोड़े से एक बड़े क्राइटेरिया की। क्या हमने कल डिस्कस किया था, कल के सिनेरियो में हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ था कि सपोज एक चार्ज रखा हुआ है, एक क्यू चार्ज है, और हमने बताया था कि इससे दूर एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। क्लियर? तो हमने क्या किया था कि इस प्लेट को हमने किया था कि एक क्यूबिकल शेप माना था। ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये अगर एक्स डिस्टेंस है तो हमने इसे क्या कंसिडर किया था, एक एक्स डिस्टेंस इधर पे भी होगी। और फिर हमने कंसिडर किया था कि एक 2x डिस्टेंस का हाइपोथेटिकल क्यूब एज्यूम किया था। और फिर उसमें इस प्लेट के बारे में हमने निकाला था। ये हमारे कल के क्वेश्चन का डिस्कशन था कि यार एक प्लेट से अगर x डिस्टेंस पे है तो हमने इस तरफ भी x माना और एक 2x का हाइपोथेटिकल क्यूब हमने डिजाइन कर लिया, जिससे
हमने इस प्लेट पे वैल्यू निकाल ली, इस प्लेट पे फ्लक्स निकाल लिया, एरिया वाइज निकाल के कि इस पूरे क्यूब का जो सरफेस एरिया है उसका ये कितना पार्ट है। अब इस क्राइटेरिया को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, क्या कि सपोज आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो अगर डिस्क है, मतलब आपके सामने जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो एक रिंग या डिस्क है, और फिर ये चार्ज रखा हुआ है क्यू, मतलब ये कुछ भी हो सकती है, लेट से अभी के लिए मान लेते हैं कि ये डिस्क है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या आप कोई गॉसियन सरफेस बना सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप सोचो भी कि लेट से मैं इस डिस्क के थ्रू इसे कंटेन करने का ट्राई करूं, तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इस डिस्क के थ्रू कभी भी क्लोज बना ही नहीं सकते, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्या आप ऐसे डिस्क बना के कभी एक सर्किल फाइंड कर सकते हैं क्या? एक सर्किल कभी भी नहीं कर सकते, बहुत सारा स्पेस रह जाएगा। डिस्क से ऐसे सर्किल नहीं बना सकते, पूरा स्फीयर नहीं बना सकते। इसका मतलब होगा कि यार प्लेट में तो हमारा लॉजिक काम आएगा, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा प्लेट में तो हमारा लॉजिक काम आएगा, लेकिन डिस्क में नहीं आएगा, डिस्क में नहीं आएगा। तो ये सब लोग को पता होना चाहिए कि कब हम लॉजिक कवर करेंगे, कब लॉजिक नहीं कवर करेंगे। तो डिस्क में जब नहीं समझ आएगा तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। अब देखें सॉलिड एंगल क्या होता है यार। सॉलिड एंगल होता है, जो मैंने भी बताया था, कि ये जो सॉलिड ज्योमेट्री है, मतलब ये जो आपकी रिंग है, ये हमारी जो सॉलिड ज्योमेट्री है, ये जैसे ये रिंग है तो ये सारे एंगल इस तरीके से होंगे, ये पूरा बाहर से। तो ये जो सॉलिड एंगल है, ये जो 3D ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर बना रहा है, ये सॉलिड एंगल, ये तो ये सॉलिड एंगल होता है। इसके कॉन्सेप्ट से हम काम कर सकते हैं, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। क्यों सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे 2D में, जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें 2D में क्या होता है, 2D में एक सर्किल होता है और सेंटर पे एंगल कितना होता है, 2 पाई। तो 2D पे अगर हम एंगल देखें तो कितना होता है हमारे पास, 2 पाई। ओके, अगर हम 3D में अगर बनाए तो 3D में मैप बना नहीं सकता, वो बात है, दिखेगा वो सेम, बट 3D में अब वो स्फीयर होगा, जबकि 2D में वो क्या था, वो सर्कल था। सो 2D में वो सर्कल था और 3D में वो स्फीयर होगा। तो स्फीयर में अगर हम बात करें तो जो स्फीयर का एंगल होता है वो होता है 3D एंगल 4 पाई। इसको बोलते हैं हम क्या, सॉलिड एंगल। मतलब 3D का जो पूरा स्फीयर अगर हम बोले सेंटर पे कितना एंगल डालता है, तो डालता है 4 पाई एंगल। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑलरेडी पता है, हमें ये पता है कि पूरी स्फीयर यहाँ पे डालने वाला है 4 पाई। तो हम इस स्फीयर के एक छोटे से इंटीग्रल पार्ट से ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं कि कितना एंगल डालेगा। तो हम निकाल सकते हैं कि यार ये वाली डिस्क, ये डिस्क यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल हम निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल। क्लियर? तो आज हम जो देखेंगे वो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डिस्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा था, हमने प्लेट का क्वेश्चन देखा था, हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने 2 टाइप के सिनेरियोज देखे थे, एक L/2 हाइट पर रखा था और एक L हाइट पर रखा था। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं। तो सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें, सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, तो सॉलिड एंगल को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्मॉलर सिग्मा है जिसको हम ओम भी बोलते हैं, ओम का सिंबल है। हमें सॉलिड एंगल निकालना होता है एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये सॉलिड एंगल का हमारा हो गया फॉर्मूला, क्या, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें, इसका यूनिट जो होता है उसको स्टेरेडियन बोलते हैं। 2D के एंगल को सिर्फ रेडियन बोलते हैं, 3D के एंगल को स्टेरेडियन बोलते हैं। तो अगर अब मैं एक सॉलिड स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल निकालूं फॉर स्फीयर, तो बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और उसमें जब हमने आर स्क्वायर का दिया तो आंसर क्या आ गया वहां पे, 4 पाई। और यही हम बात बता रहे थे कि सॉलिड एंगल कितना आ जाता है, 4 पाई आ जाता है। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एक स्फीयर से, आप फील करना है सॉलिड एंगल चीज क्या है, कोई एक वॉल आपके ऊपर जो एंगल बना रही है,
तो वो जो वॉल है वो तो मतलब एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है, रेक्टेंगुलर नहीं, अगर एक सर्कुलर ज्योमेट्री होगी तो वो क्या बनाएगी आपके फेस पे, अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो जो रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है वो क्या बनाएगी, एक कोन बनाएगी, वो क्या बनाएगी, एक सॉलिड कोन। सो आपको वो सॉलिड कोन जो बनाएगी, जो सॉलिड कोन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका ये एंगल हम बता सकते हैं कि यार ये कैसा सॉलिड कोन बनाएगा वो पार्ट। तो अगर हम बात करें कि फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम किसी डिस्क के लिए सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं कि डिस्क का एक मतलब सॉरी एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है एक डिस्क, और ये उसका बैकग्राउंड में स्फीयर है। मतलब देखिए मैं एक फिगर बनाता हूँ, फिगर ये है, सपोज ये एक स्फीयर है, क्लियर, और स्फीयर तो नहीं लग रहा है, ये कोई बात नहीं, सपोज ये एक स्फीयर है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि वो डिस्क कैसा दिखेगा। तो वो डिस्क कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पर आपको एक डिस्क के जैसा दिखेगा वो, क्लियर। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री हो सकती है और एक डिस्क के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो अगर आप इसका एक्चुअल फॉर्मेट देखें तो इसको कवर करने वाली जो डिस्क होगी ये, वो यहाँ पर जो एंगल बनाएगी ये, इस हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे थे, ये वाला सॉलिड एंगल। तो इस सॉलिड एंगल की बात करें जो एक डिस्क बनाएगी तो वो पक्का एक स्फीयर का ही पार्ट होगी। तो उसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, सब लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है वो क्या है, वो सेमी कोनिकल एंगल है कि वो कोन वहां पर कितना एंगल पूरा बनाने वाला है, क्लियर। तो यहाँ से हम चीजें देख सकते हैं थोड़ी सी कि सॉलिड एंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है और वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये क्या एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी कोनिकल एंगल, कोनिकल एंगल, क्लियर। अब इसका हम यूजेस देखेंगे कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हमने कर लिया हुआ है, इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर और एक डिस्क से जाने वाला हमें फ्लक्स निकालना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ये डेरिवेशन सबको। अ चार्ज इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x at the axis of a ring of radius this। तो हमें बताना है किससे कितना फ्लक्स जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने बताया इधर रिंग दे दो या फिर डिस्क दे दो, दोनों ही वो एक हाइपोथेटिकल सर्किल भी मान सकते हैं। तो आप चाहे रिंग दे दो या डिस्क दे दो, पैटर्न सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, रिंग है या डिस्क है कुछ भी है, हमने एक आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया रिंग टाइप का कि यार हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे थीटा एंगल पर टेंजेंशियल होगी, बट उसका एरिया वेक्टर तो ऐसा परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों के बीच में वो जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल भी बनेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज लिख दी, क्या, ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू अगर बात करें तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की जो डिस्टेंस है वो ये डायगोनल वाली है। उसके बाद फिर हमने डी ए लिखा, डी ए हमें पता है ये रिंग है तो क्या हो जाता है 2 पाई आर डी आर। और फिर हमने कॉस थीटा की भी वैल्यू लिखी और हमने उसको डी आर के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया। एट द एंड आंसर आया हमारे पास ये, हमारे पास आया क्या, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइनल फ्लक्स का आंसर आया। डन। तो ये हमने डिराइव करके निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है, एरिया भी वेरिएबल है, दोनों को रख के इंटीग्रेट करके हमने निकाला। ये था एक तरीका। बट अब हम अपने सॉलिड एंगल वाले लॉजिक पे आ जाते हैं। सॉलिड एंगल वाले लॉजिक पे कैसे आते हैं, जैसे हमने पहले निकाला था, हमने क्या निकाला था कि हमें चाहिए फ्लक्स कितना होगा। तो हम सिंपल सी बात बता दें, अगर ये फुल स्फीयर होता, अगर फुल स्फीयर होता, फुल स्फीयर होता तो जो सॉलिड एंगल है वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई। तो इसका मतलब जो फ्लक्स होता है फुल स्फीयर से वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें उसका एक सॉलिड एंगल के फॉर्मेट का चाहिए। तो हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स हमने यहाँ पर किया, हमारा टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल सॉलिड एंगल, मतलब पूरे उसका कितना है, तो यूनिट सॉलिड एंगल के लिए आ जाएगा, इनटू हम अपनी रिक्वायर्ड वाली वैल्यू कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखें, हमने किया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ये हमारा फ्लक्स। अब हमने उसे डिवाइड कर दिया किससे, 4 पाई से। 4 पाई क्या है, 4 पाई है इसका पूरा, इस स्फीयर का जो पूरा बनने वाला है क्या,
सॉलिड एंगल, वो है 4 पाई। तो हमने क्या किया, पूरे स्फीयर के 4 पाई से मल्टीप्लाई किया। अब हमने बात की कि इस डिस्क का, तो इस डिस्क का हमने सेमी एंगल जो कंसिडर किया है वो थीटा कंसिडर किया है, और ये फॉर्मूला आया है। तो यहाँ पर हमने सीधे अपने सॉलिड एंगल से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा से, और सॉल्व किया तो आ गया q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप समझें कि ये फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सॉलिड एंगल निकालना। तो फिर मैं यहाँ पे फिर से एक बार टारगेट करता हूँ। हमने लिखा टोटल फ्लक्स, हमने डिवाइड किया कि टोटल सॉलिड एंगल कितना है इनटू हमें कितना रिक्वायर्ड है। तो इट इज लाइक कि हमने निकाला पूरे क्यूब का फ्लक्स, हमने डिवाइड किया कि कितने सरफेसेस थे, सपोज है 6 सरफेसेस, तो हमने डिवाइड बाई 6 किया, और हमें लेट से फाइंड करना था 2 सरफेसेस में, तो हमने इनटू किया अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू से। तो ये यूनिटरी मेथड है, हमने टोटल फ्लक्स को पूरे सॉलिड एंगल से डिवाइड किया, तो ये यूनिट सॉलिड एंगल का आ गया, इनटू हमने अपना सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई करा दिया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और वैल्यू आ गई। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉलिड एंगल में ये सेमी कोनिकल एंगल होता है कॉस थीटा। मतलब अगर आपको पूरा स्फीयर चाहिए तो बेटा पूरा स्फीयर का तो एंगल हो जाएगा कितना 2 पाई, लेकिन सेमी एंगल लिखना है हमें, तो सेमी एंगल कितना होगा कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता है -1, तो -1 और 1 मिलके क्या बन जाएंगे 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, तो पूरे कंप्लीट स्फीयर के लिए भी हम आंसर निकाल सकते हैं, 4 पाई आ जाता है। डन। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, एक स्मॉल चार्ज q is kept at the center of cylindrical L, R, then find the flux passing through its curved area। क्लियर, और L is equal to given है 4R। चले, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम साइड में बना लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये कुछ इस तरीके का, और उसका जो रेडियस है, उसका जो सरफेस का रेडियस है और जो इसका लेंथ है वो L इज इक्वल टू 4R है, ऐसा गिवन है हमें। डन। अब क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर पे हमें एक चार्ज रख दिया हुआ है, एक क्यू चार्ज रख दिया हुआ है, तो इसमें से फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स कहाँ कहाँ पास होगा हम देख सकते हैं, काफी फ्लक्स तो ये वाले सरफेसेस से पास होगा, काफी सेम अमाउंट बिकॉज सिमेट्रिकल है, सेम अमाउंट इस वाले सरफेस से पास होगा, ये हुआ एक टाइप। और एक टाइप इस कर्व्ड सरफेस से भी फ्लक्स बाहर आएगा ना, तो इस कर्व्ड सरफेस से भी ये फ्लक्स बाहर जाएगा। अच्छा, अभी भी एक चीज है जो डिपेंड नहीं करती सिमेट्री पे, एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी जो हम अभी भी लिख देते हैं, क्या, अगर हम अभी की भी बात करें तो फाइनल चीज अभी भी क्लियर रहेगी, क्या, टोटल फ्लक्स। अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हमने देखी, हमने एक कर्व्ड पार्ट से देखा, हमने एक साइड वाले पार्ट से देखा, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, टोटल फ्लक्स की, तो टोटल फ्लक्स अभी भी वही रहेगा, टोटल फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स, तो वो अभी भी हमारा क्या रहेगा, Q/ε0। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो ग्रीन वाला है आपको ये आंसर करना है कर्व्ड सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का। तो यार कर्व्ड सरफेस का अब निकाल नहीं सकते, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कर्व्ड सरफेस का क्या ज्योमेट्री है हमने नहीं पता, बट ये जो सर्किल है, ये जो येलो सेक्शन है, इनका तो हम निकाल सकते हैं ना बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो आप लोग निकालें व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज सर्कुलर डिस्क, आप सब लोग फाइंड करें व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज डिस्क, दीज टू डिस्क। सो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है सॉलिड एंगल का, कि यार ये सेंटर पे जो थीटा बना रहा है, ये थीटा निकालना है आपको कॉस थीटा, तो सॉलिड एंगल आ जाएगा, और फ्रॉम दीज टू डिस्क्स आ जाएगा। सो फ्लक्स फ्रॉम सर्कुलर सरफेस निकाल सकते हैं। सब लोग एक बार निकालें, फिर मैं भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फ्लक्स फ्रॉम सर्कुलर डिस्क्स, तो तरीका होता है क्या, तरीका होता है Q/ε0, ये है पूरा फ्लक्स, ये एक बड़े स्फीयर से जाने वाला, अपॉन 4 पाई
ये हो गया पूरे स्फीयर का एंगल इनटू हमारा रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा आंसर होता है डिस्क के लिए सॉल्व करने का। तो यार अगर चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। डिस्क के लिए क्या आंसर आता है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बस ये 1 माइनस कॉस थीटा आ जाता है, क्योंकि ये जो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ये काफी याद करने वाला बात है। अब बात करते हैं कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं कॉस थीटा कितना हो जाएगा। हमें पता है कि ये 4r है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल हाफ डिस्टेंस है ये कितनी है 2r, और ये कितना है r। तो मतलब कुछ इस तरीके से है कि यार ये डिस्टेंस है 2r और ये वाली डिस्टेंस है r। डन। सो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, मतलब रूट 5r। ये हो जाएगा डायगोनल। और हमें cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई रूट 4 इन 1 5, रूट 5r। सो क्या आ जाएगा cos थीटा 2 बाई रूट 5। डन। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एक डिस्क का है, फ्लक्स फ्रॉम वन डिस्क। अगर हम बात करें फ्रॉम टू डिस्क तो कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। और जब हमें किस पे सॉल्व करना है, कर्व्ड सरफेस का सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स है Q अपन एप्सिलॉन नॉट, उससे माइनस कर देंगे। ठीक है। सो फ्रॉम कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, अगर कर्व्ड सरफेस की बात करें तो क्या आंसर आ जाएगा कर्व्ड सरफेस का, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है टोटल, माइनस करना पड़ेगा हमें ये जो फ्लक्स है। तो ये कितने, 2 डिस्क हैं, सो 2 इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगर हम देखें तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा, सो विच इज 2 बाई रूट 5 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ लोग जो सोच रहे थे ना कि यार फ्लक्स बहुत अच्छा अच्छा आंसर आ रहा था, 1 बाई दिस 1 बाई दिस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लक्स थोड़ा सा रूट में अपॉन में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कुछ भी रैंडम सा मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, उतना बड़ा इशू नहीं है। तो मुझे लगता है यार यहाँ पे क्लियर होगा कि हमने डिस्क को कैसे यूज किया हुआ है। आप सब लोग एक बार 2 मिनट समझें और एक बार पूरा प्रोसेस माइंड में रिकॉल करें, रिपीट करें पूरा प्रोसेस, और अगर कुछ डाउट आता है तो पूछें। प्रोसेस एक बार देखें कि हमने क्या लॉजिक लगाया कर्व्ड सरफेस से निकालने के लिए, क्योंकि आगे आप लोग को बहुत रैंडम रैंडम ज्योमेट्री दी जाएंगी और यही 2 मेन लॉजिक हैं जो काम आएंगे। मेन लॉजिक क्या है, नंबर 1 कि स्क्वायर प्लेट्स कैसे अरेंज करके अपन कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, और नंबर 2 डिस्क का कैसे जुगाड़ लगाते हैं, डिस्क का कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम डिस्क का इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। जो गलती होगी स्टूडेंट से वो यूजुअली होती है ये सेमी एंगल लेने में। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि cos थीटा जो है वो पूरा कोनिकल एंगल नहीं है, सेमी कोनिकल एंगल है। एक बार रिपीट करें, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछें। ओके, तो हम वापस आते हैं अपने सेगमेंट पे, जहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया। हमने क्यू टोटल से 2 डिस्क का माइनस कर दिया। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ कि हमने क्या सीखा। हमने, अगर हमें कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स चाहिए था तो हमने टोटल से 2 डिस्क का फ्लक्स माइनस कर दिया, और 2 डिस्क के फ्लक्स को हमने कैसे निकाल लिया, सॉलिड एंगल के लॉजिक से निकाल लिया। और यहाँ पर जो वैल्यूज आ गई दोनों हमारी, फिर हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दी और वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो सिंपल क्राइटेरिया था और आप अच्छे से उसे कर सकते हैं। ओके, चले ये क्वेश्चन सॉल्व करें।
और आंसर आप बोल के बता सकते हैं क्या आंसर होगा। कोई भी स्टूडेंट जो आंसर करना चाहता है बताए। एक हेमिस्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो क्या वैल्यू होगी उसकी फ्लक्स की। दैट मीन्स क्वेश्चन ये है कि एक हेमिस्फीयर बना हुआ है और उसके सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे उसके एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर के सेंटर पे। सो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फीयर, ये आपको बताना है। आंसर करे कोई, कैसे निकाल सकते हैं, क्या आइडिया होगा। यार अभी तो बताया ना यार, कि मतलब अभी तो सॉलिड एंगल के बारे में बताया, और यहाँ पर कितना बताया देखे वापस से। अभी मैंने बताया कि यार सॉलिड एंगल के क्राइटेरिया को आप कैसे कंप्लीट लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में। अगर मुझे फॉर अ डिस्क मतलब एक सॉलिड एंगल निकालना है, अगर मुझे फॉर अ स्फीयर निकालना है, तो यहाँ पे थीटा मैंने बताया ना, अगर पूरा स्फीयर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखे सॉलिड एंगल में मैंने ये चीज बताई। अगर हमें फॉर अ स्फीयर देखना है, फॉर अ स्फीयर, अगर पूरे स्फीयर का देखना है, तो सॉलिड एंगल यहाँ से देखे क्या आ जाएगा। सॉलिड एंगल आ जाएगा उसका 2 पाई 1 माइनस, और पूरा स्फीयर है और उसका सेमी एंगल कितना हो जाएगा, cos 2 पाई का हाफ पाई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई हो जाएगी ना। दैट मीन्स पूरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो अभी ये बताया ना क्या डिस्क के लिए चाहिए, तो आंसर याद कर लो। ये वाला आंसर क्या, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल है। चले हाँ, कोई आंसर कर रहा था शायद। 3/4 क्यू अपन एप्सिलॉन। 3/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा कैसे लेके आए मुझे बता दो थोड़ा सा सॉल्विंग। सर पहले वो सॉलिड एंगल निकाला, हाँ एरिया अपन आर स्क्वायर, हाँ। और हेमिस्फीयर का एरिया 3 पाई r² होता है, डिवाइड अच्छा, बाय r², मतलब सॉलिड एंगल थ्री सॉलिड पाई है। एंगल को हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है। 3 पाई r²। हेमिस्फेयर का एरिया 3 पाई r स्क्वायर। हाँ वो हॉलो या सॉलिड है। सॉलिड हो तो 3 पाई r² रह सकता है, क्योंकि वो कर्व का 2 पाई r² और वो ऊपर का एक पाई r²। समझा यार। वो जो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है उसमें जिस जगह पे सॉलिड एंगल निकाल रहे हो वो एरिया नहीं लिया जाता है। अब ये बताओ, जब मैंने डिस्क का सॉलिड एंगल निकालना सिखाया आपको कि यार ये डिस्क है, देखे ये डिस्क है और ये सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, तो ये निकालना है। तो यार ये डिस्क का एरिया यूज करेंगे या ये कर्ड यूज करेंगे। क्या मैं दोनों यूज कर रहा था क्या, नहीं, ये कर्ड यूज करना है। ये एरिया यूज करते हैं। अगर मुझे यही एरिया यूज करना होता तो मैं डायरेक्टली पाई r² ना लिख देता, अपॉन जो भी मतलब आर है, r²। तो ऐसे थोड़े ना आता, ये कर्ड एरिया लेना होता है। तुम वो वाला फॉर्मूला क्यों देख रहे हो जो कि मतलब आप निकाल नहीं सकते हो कर्ड वाला एरिया किसी एंगल के लिए। कोई और आंसर करे। कोई स्टूडेंट आंसर करे। सर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना कि और एक हेमिस्फीयर उस पर रखकर फिर उसका फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हाँ वेरी गुड, वो हेमिस्फीयर। क्राइटेरिया है, बिल्कुल अच्छा है। हम अभी तक चीजों को सिमेट्रिकली इनक्लोज करने का ट्राई कर रहे थे ना, तो अगर एक हेमिस्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है तो हम ये भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि एक और हेमिस्फीयर है वो उसके नीचे रखा हुआ है इस तरीके का। तो दो हेमिस्फीयर रखे हुए हैं और चार्ज हमारा सेंटर पे है, तो टोटल दोनों से मिला के आंसर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें एक हेमिस्फीयर का चाहिए तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
बट अपने नॉलेज को भी आपको एक्सपेंड करना है ना यार, सीखना है। मैंने अभी सिखाया कि यार सॉलिड एंगल को कैसे यूज करना है, तो आप लोग सॉलिड एंगल को यूज नहीं कर रहे हो इस तरीके से। सॉलिड एंगल का यूज करें ना, जब मैंने बताया कि एक डिस्क, एक सिंपल डिस्क, यहाँ पे देखें यार, एक सिंपल डिस्क एक थीटा एंगल बना रहा है, सेमी कोनिकल एंगल थीटा। इस डिस्क को ऐड करते करते ये जो सॉलिड एंगल है ये डिस्क का नहीं होता, ये डिस्क के जो बैकग्राउंड में कर्व्ड एरिया है, स्फीयर का सॉलिड पार्ट, ये इसका एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है, तब सॉलिड एंगल एक्चुअल आता है। तो उसके लिए हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, हमने डिराइव किया हुआ है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसको एक्सपेंड करना है ना, कि अगर मैं ये सॉलिड एंगल इस फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूँ पूरे स्फीयर के लिए, तो फिर एंगल कितना हो जाएगा। तो पूरे स्फीयर के लिए अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो सेमी एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल है 2 पाई, सेमी एंगल हो जाएगा पाई। तो उस तरीके से पूरे स्फीयर की जगह मैं हाफ स्फीयर के लिए भी तो ट्राई कर सकता हूँ ना। तो हाफ स्फीयर के लिए फिर एंगल कितना हो जाएगा, सेमी एंगल की बात कर रहे हैं हम, सेमी कोन एंगल। सो सेमी कोन एंगल अगर हम बात करें तो अभी पूरा पाई है, तो सेमी कोन एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा ना, सेमी कोन एंगल हो जाएगा पाई/2। और अभी हमने डिस्क के लिए फॉर्मूला बताया था कि यार चाहिए तो याद भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से फाइंड कर लो, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल दैट इज 4 पाई इंटू रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल। और रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये हेमिस्फीयर बना हुआ है तो कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, अगर हम बात करें हेमिस्फीयर है तो बनाएगा पाई एंगल, तो इसका सेमीकोनिकल एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2। सो कॉस थीटा में क्या आएगा, पाई/2, और मुझे पता है कॉस पाई/2 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब इसका एंगल कितना आ जाएगा हेमिस्फीयर का, 2 पाई। क्लियर। और कॉमन सेंस से भी देख सकते थे कि यार एक हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा, जब पूरे स्फीयर का 4 पाई है तो हेमिस्फीयर का कितना होगा, 2 पाई। और वो हम रख देंगे तो डायरेक्टली आ जाता है Q/ε। ये एक लॉजिक था जो मैं आपको फील कराना चाह रहा था कि आप सॉलिड एंगल के क्राइटेरिया को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है, और हम एग्जाम में इसी थॉट को ज्यादा फोकस करेंगे, क्या कि अगर एक हाफ हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर है, तो हमने नीचे की तरफ एक और हेमिस्फीयर रख के उसको एक परफेक्ट सिमेट्रिकल क्लोज ज्योमेट्री बना लिया, और अब हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि यार हाफ वाले से आंसर तो हाफ होगा टोटल का, और उसी क्राइटेरिया को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो सही है, हम इस तरीके से सिंपली बता सकते हैं कि किस कैसे हमें चार्ज निकालना है। क्लियर। ओके। तो गॉस लॉ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कुछ ही टॉपिक, लास्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं गॉस लॉ में। जैसे एक टॉपिक की बात करें हम, गॉस लॉ फॉर चार्ज डेंसिटी, और मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट ही आएगा आपको, डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तभी आपको ये गॉस लॉ आपको वहां पर यूज करना है। क्या, गॉस लॉ फॉर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब रो के बारे में बात हो रही है, मतलब अगर एक सॉलिड जगह पे आपको चार्ज डेंसिटी पूछ लिया तो फिर वो कैसे निकालेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करना पड़ता है, और वही सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी। क्लियर। मतलब आप सोचे कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कुछ ये है कि बीच में एक फील्ड है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, और अब आपसे पूछ रहा है कि यार यहाँ से जाने वाला फ्लक्स बताओ। तो E.dA तो हम कर लेंगे कि ये फ्लक्स है, हम ये कर लेंगे, लेकिन सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है, क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है V। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और अगर हमें पोटेंशियल गिवन होता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमें पोटेंशियल लिखना है तो हमें पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे, dV/dx करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ x डायरेक्शन हमें आ जाती है। तो अब हम इस लॉजिक को एक्सपेंड करेंगे। पहले देखें, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि हमें पता है E/A इज इक्वल टू होता है Q/ε0। ये हो गया क्या, गॉस लॉ। हमने गॉस लॉ को यूज किया। हमें क्या चाहिए बेटा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब हमें चाहिए रो। रो कब आएगा, जब हमारे पास Q/वॉल्यूम होगा। क्लियर। तो मतलब ये है कि हमें अभी इस चार्ज में क्या डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम का डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हमने दोनों तरफ वॉल्यूम का डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पर हमने वॉल्यूम का डिवाइड किया
और यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम का डिवाइड किया। अब ये जो चार्ज बाई वॉल्यूम है ये क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। ये सबको समझ आ रहा होगा। और ये जो एरिया था वो एक कट होके वॉल्यूम से एरिया कट हुआ तो एक डिस्टेंस बचा ना सिर्फ। तो मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है डेंसिटी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पैटर्न हुआ। बट फिजिक्स में मैंने बताया कि यार अगर चीजें डिवाइड में हैं, अगर चीजें डिवाइड में हैं तो अगर हमें फंक्शन फॉर्मेट में सॉल्व करना है तो हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम अगर एक्चुअल फॉर्मेट देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अगर फंक्शन दी है, कुछ एक्स स्क्वायर कुछ भी दी है, तो हम क्या करेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर मैंने बताया था कि सबके रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो इस टाइप का सिंबल बना हुआ है डो, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने बताया हुआ है इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि सिर्फ x को x के टाइम पे करना है, y को y के टाइम पे, z को z के टाइम पे। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सारे का समेशन जो होगा वो रो डेंसिटी के फॉर्मेट में आएगा। इसका मतलब ई एक्स बाई डो एक्स, ई वाई बाई डो वाई, ई जेड बाई डी जेड करेंगे और वो हमारा पैटर्न रहेगा कि रो बाई एप्सिलॉन डॉट रहेगा। फिर मैंने बताया कि अगर पोटेंशियल दिया है तो एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोटेंशियल को, तो बनेगा ई। तो मतलब अगर ई को एक और बार लिखें तो ई को डिफरेंशिएशन ऑफ वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो सिंगल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और अगर पोटेंशियल दिया है तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। बट ये याद रखना है, मैं मिस कर गया यहाँ पे, कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, तो एक वो माइनस भी आपको लगा देना। तो देखें अगर इसमें, तो इसमें समझने वाली बात थोड़ा कम है और मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा है कि अगर आपको चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको गॉस लॉ फॉर चार्ज डेंसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि गॉस लॉ में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था ना, और उसी से हमने इसको डिराइव किया हुआ है क्या, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए यहाँ पर गॉस लॉ आता है। चले तो फिर देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखें, समझें कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना क्या है इसे, हम ये क्वेश्चन देखने का ट्राई करें, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है इन अ स्पेस मतलब एक रैंडम कोई भी प्लेस है, पोटेंशियल इज वेरिंग एज गिवन दिस फॉर्मूला। तो देख रहे हो, पोटेंशियल का दे दिया आपको फंक्शन, पोटेंशियल का दे दिया फंक्शन वेयर a and b are positive constant and r is position। तो r बेटा पोजीशन वेक्टर है, तो पहले ही साइड में लिख लो कि r क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। मतलब x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये पोजीशन वेक्टर है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट स्पेस। और ये बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल है कि हमें पता है कि किसी स्पेस का पोटेंशियल इतना है तो वहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, कितना चार्ज होगा, वो हम निकाल सकते हैं। तो देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। क्या किया हमने, हमने लिखा आर वेक्टर ये होता है और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है कि वेक्टर से अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर हम फंक्शन के फॉर्मेट में देखें तो हमने लिख दिया पोटेंशियल का फंक्शन, ये हो गया पोटेंशियल का फंक्शन। अब करना क्या है, पोटेंशियल हमें पता है, अगर हमें रो बाई एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज ये पोटेंशियल का फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, दो बार वाई के रेस्पेक्ट में, दो बार जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर। अच्छा तो अब देखें एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे एक्स स्क्वायर तो वो बन जाएगा क्या 2x, और फिर से x का करेंगे बन जाएगा 1। तो मतलब सिर्फ क्या आने वाला है, 2 बाहर आने वाला है। इस तरीके से सबका 2 बाहर आएगा और 2 सब ऐड अप होके क्या हो गया 6। तो डेंसिटी कितनी हो गई 6a एप्सिलॉन नॉट हो गई। तो ये वो तरीका है जहां पर हमने गॉस लॉ का यूज किया हुआ है डेंसिटी निकालने में। और मैं फिर से बता रहा हूँ ये एकदम अलग क्राइटेरिया ही है, ये एकदम अलग क्राइटेरिया, इस पे बेस्ड डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको आएगा। जैसा क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे बताया, क्या फाइंड द चार्ज डेंसिटी एंड इफ फंक्शन इज गिवन।
तो आपको पीछे वाले सेक्शन में नहीं जाना है कि क्यों निकालने लग गए और फिर चार्ज डेंसिटी के बारे में सोच रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप गॉस टाइप में सोचें और डायरेक्टली रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल लें डिफरेंशिएट करके। तो एक बार ये सिनेरियो देखें, सब लोग पहले इसे याद करें और फिर मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। 1-2 मिनट का टाइम दें इसमें। या थोड़ा एक बार अच्छे से समझ लें, किसी को कुछ डाउट है तो बता दें। सर वो पोटेंशियल के टर्म्स में फॉर्मूला दिया है ना? हेलो, हाँ आशुतोष बोले। हाँ आशुतोष तो बताएं क्या डाउट पोटेंशियल है। के टर्म्स में फॉर्मूला दिया है ना, उसमें वो पोटेंशियल के टर्म्स में हाँ फॉर्मूला दिया है उसमें ना, माइनस उसमें क्यों है? माइनस साइन क्यों बाहर आया है? उसमें माइनस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिराइव किया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन आता है, तो दोनों को सॉल्व करने में एक माइनस आता है ना सॉल्व करने में। हमने वहां पे डिस्कस किया था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, तो इट इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये हमने रिलेशन निकाला हुआ है, वहां पर आप एक बार उस सेक्शन में जाके देख सकते हैं। क्लियर? v इज इक्वल टू आता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। और किसी को कुछ डाउट? चलिए तो फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे, और ये गॉस लॉ का फाइनल सेक्शन है। देखें सब लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। अच्छा हाँ बता दूं, ये सेक्शन आपके बोर्ड्स में भी है। सो कैलकुलेटिंग फील्ड्स यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर? कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े थे ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डिफरेंट क्राइटेरियाज, वो यूजिंग गॉस लॉ हमें कैसे करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बोर्ड्स में प्रॉपरली ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आता है। क्या? डिफाइन गॉस लॉ, तो आपको गॉस लॉ वगैरह निकाल देना होता है। फिर आता है एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। याद रखना है क्वेश्चन 3 नंबर में सीधा आता है। एक तो गॉस लॉ डिफाइन करने को आता है, फिर आता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग लॉ की जगह गॉस लॉ है। क्लियर? यूजिंग गॉस लॉ, तो ये सब लोग को देख लेना है। थोड़ी सी स्टोरी लिख देनी होती है कि लेट देयर इज अ चार्ज, फिर एक गॉसियन सरफेस, और ये पूरी कहानी लिखने के बाद जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है? ऑल दो बोर्ड्स वाले टीचर जो भी बताएंगे वो एक बार डिस्कस करेंगे, बट अगर आपको पहले से पता होगा तो आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग में काफी अच्छा रहेगा। क्लियर? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर यूज करना होता है एक्सटेंडेड फॉर्मेट ऑफ गॉस लॉ। एक्सटेंडेड फॉर्मेट क्या है कि इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, ये जो सर्किल है ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इट इज फ्लक्स। एंड फ्लक्स क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ई की वैल्यू। तो हम एक्सटेंडेड फॉर्मेट को यूज करके ई की वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने बताया था कि आपको गॉसियन सरफेस जो चूज करना होता है वो स्मार्टली चूज करना होता है। तो अभी हमें लेट्स से फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। तो हमें ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज दिस क्यू एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर। तो जब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो टफ होगा, बिकॉज दीज आर वेक्टर प्रोडक्ट।
तो ऐसा थीटा चूज करना है, इसलिए गॉसियन सरफेस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करो इधर थीटा 0 हो, 90 हो या 180 हो। तो अगर हमें पता है कि इस फिगर के लिए एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, रेडियल। अगर हम बात करें चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियल, तो हमने सरफेस उसके परपेंडिकुलर चूज कर लिया, तो इसलिए एरिया वेक्टर भी क्या हो गया, उसके अलोंग हो गया। तो हमेशा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो गॉसियन सरफेस है, इधर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चूज करो या फिर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चूज करो। तो हमने कि स्फेरिकल ले लिया। अब देखें हम सॉल्व करते हैं। तो ये होगा ई डॉट डी ए में इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब अच्छी बात यह है कि इस पूरे स्फीयर को जो हमने एज्यूम किया है, वहां पर हर जगह पर दोनों ई और एरिया क्या होंगे, पैरेलल होंगे दोनों। तो कॉस थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब बिकॉज ये आर डिस्टेंस पे हमने एक स्फीयर माना है, तो हर जगह पर वैल्यू क्या होगी, ई की फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। तो मतलब ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेट नहीं किया। हमने सिर्फ क्या किया, एक स्मॉल एरिया का क्लोज इंटीग्रल। तो मुझे पता है कि अगर स्फीयर का एक स्मॉल पार्ट ले लिया और पूरा स्फीयर का मैं एरिया निकालूं तो वो आएगा 4πr²। अच्छा, इस तरफ क्या था, इस तरफ था क्यू इनसाइड। सो क्यू इनसाइड तो सिर्फ क्यू था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे सॉल्व किया तो 4πr² इधर आ गया और वैल्यू आ गई ये, और जो कि हमारा वेल नोन फार्मूला है। क्या, ई का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्या होता है, 1/4πε0। तो आप सोचोगे सर ये फार्मूला तो हमने याद कर लिया है। याद कर लिया है, बट एग्जाम में पूछा जाता है यूजिंग गॉस लॉ डेराइव करें, तो आपको इस तरीके से डेरिवेशन निकालना है। तो अब इस डेरिवेशन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। एक बार अच्छे से इस डेरिवेशन को याद ही कर ले कि कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करना है, इट मस्ट बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर्टिकुलर केस में गॉसियन सरफेस परपेंडिकुलर है, दैट मींस उसका एरिया वेक्टर क्या है, सीधा है, दैट मींस थीटा उनका क्या है, 0 है। सारे लोग इस चीज को देखें, सॉल्व करें एक बार। चले तो अपन नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट। और गॉस लॉ काफी ज्यादा यूज होता है ये फाइंड करने के लिए जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर ऑब्जेक्ट्स। कैसे निकालते हैं, लेट्स से अब हमें क्या सॉल्व करना है, हॉलो स्फीयर देखना है। तो हॉलो स्फीयर में 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा हमारे लिए कि यार हॉलो स्फीयर में इनसाइड कितना होगा, और हॉलो स्फीयर में आउटसाइड कितना होगा, 2 चीजें पूछी जाती हैं। तो इनसाइड की बात कर लेते हैं। तो अगर एक हॉलो स्फीयर है तो इनसाइड में फिर हम इनसाइड एक स्फीयर एज्यूम करेंगे, गॉसियन स्फीयर। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन कुछ भी आएगा। ये बताओ, जब ये हॉलो स्फीयर है तो अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, पूरा चार्ज तो सरफेस पे है। तो इसका मतलब क्यू इनसाइड कितना होगा, 0। तो बेटा अगर ये राइट हैंड साइड में 0 आ गया तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई हो, फाइनली का आंसर क्या आएगा, 0। तो हम गॉस लॉ से ये प्रूव कर सकते हैं कि यार हॉलो स्फीयर के अंदर कभी भी कोई फील्ड नहीं आ सकती है। हॉलो स्फीयर के अंदर वो क्या रहेगी, 0 रहेगी फील्ड। फिर बात कर लेते हैं, हॉलो स्फीयर हो गया। फिर बात करते हैं आउटसाइड। अगर हमें देखना है तो आउटसाइड देखेंगे तो फिर बड़ा स्फीयर चूज करेंगे, मतलब ये आर रेडियस का स्फीयर चूज करेंगे। तो पैटर्न वही रहेगा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सेम स्टोरी है जो हमने पहले डिस्कस की कि दोनों के बीच का कॉस थीटा क्या है, 0 है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दे, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कॉस वगैरह लिखा है। तो आप में बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मत लिख देना, प्रॉपर कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे लिखें कि फॉर दिस सिनेरियो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। फॉर दिस सिनेरियो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों ही बाहर की तरफ है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कॉस थीटा कितना है, सॉरी थीटा इन दोनों के बीच में 0 है। दैट मीन्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर हमने कॉस थीटा लिख के एरिया का इंटीग्रेशन लिखा, वो हो गया 4πr² और सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर।
जो कि वेल नोन फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमने गॉस लॉ का यूज किया और इनसाइड एंड आउटसाइड हमने डिस्कस किया कि कैसे फील्ड निकाल सकते हैं। सेम पैटर्न। सो आप 2 मिनट देखें इस चीज को कि कैसे हम एक हॉलो स्फीयर में निकाल रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हम सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर का अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि यार सॉलिड स्फीयर के अंदर जीरो नहीं होती है। तो क्या होता है सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने वहां पर फॉर्मूले बताए थे वो याद भी होने चाहिए। तो डेरिवेशन का अगर आपको आंसर याद है ना, तो आप लोग पक्का बहुत अच्छे से कर सकते हो कि डेरिवेशन का आंसर याद है, मतलब किसी तरीके से घुमा फिरा के आप ले आओगे वैल्यूज। तो अगर हम बात करें कि लेट से हमें अंदर किसी आर डिस्टेंस पे देखना है फील्ड, तो हमारा टारगेट होता है कि ये इस आर रेडियस में जहाँ पे हमें देखना है वहां पे कितना चार्ज एक्यूमुलेटेड है ये देखना होता है। तो मेन टारगेट होता है ये क्यू इनसाइड फाइंड करना। तो अगर क्यू इनसाइड मुझे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू टोटल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल इनटू हमारा वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो ये हमेशा से सिनेरियो रहा है, ये बहुत अच्छा सेटअप है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हमें चीजें फाइंड करने के लिए। तो देखें क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, पैटर्न वही रहेगा, ई इंटू कौन सा एरिया, ये छोटा सा आर रेडियस का हमने एक एरिया ले लिया, वो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी कॉस जीरो रहेगा। फिर हमने ये किया क्यू टोटल डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो ये क्यू टोटल डिवाइड बाई पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कौन सा वॉल्यूम, हमारा वाला रिक्वायर्ड वॉल्यूम। सो इंटू हमने रिक्वायर्ड वॉल्यूम कर दिया। सो ये 4/3 पाई आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा सिर्फ एक आर और डिवाइड बाई आर क्यूब रहेगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ गया। तो यही हमने पहले डिस्कस किया था कि यार इनसाइड जो फील्ड होती है ना वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, आर होती है। सेंटर पे फील्ड होती है जीरो, जैसे जैसे हम आर रेडियस पे आते जाते हैं प्रोपोर्शनल टू आर रहती है। तो क्या रहती है, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। तो ये फॉर्मूला मैंने बोला भी था कि यार सॉलिड स्फीयर के लिए आप लोग याद भी रखोगे तो बेटर होगा, और यहाँ पे हमने गॉस लॉ से डिराइव भी कर लिया। अगर हम बात करते हैं आउटसाइड के बारे में, तो आउटसाइड तो डायरेक्टली हमें पता ही है। अगर हम आउटसाइड के बारे में बात करते हैं तो बार बार हम वही पैटर्न कर रहे हैं, क्या, ई डॉट डी ए। हमने ऐसा स्फेरिकल सरफेस ही लिया है कि कॉस थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब थीटा 0 हो गया। ई इंटू डी ए कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि आउटर सरफेस मतलब बाहर जब जाते हैं तो वो सिंपली एज अ पॉइंट चार्ज काम करने लगता है और वैल्यू हो जाती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो तीनों में देखो कंपैरिजन क्या है यार, पॉइंट चार्ज, सॉलिड हेमिस्फीयर या हॉलो हेमिस्फीयर,
सबके आउटसाइड ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, KQ/r² की तरह। सिर्फ इनसाइड अगर बात करें तो हॉलो स्फीयर में इनसाइड 0 होता है और सॉलिड में प्रोपोर्शनल टू r आता है, ये हमें निकालना है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी कि सॉलिड हेमिस्फीयर में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने एक इनफाइनाइट वायर के वजह से निकाली थी, याद है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर निकाली थी। क्या कोई स्टूडेंट अभी मुझे वो फॉर्मूला बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितनी आई थी? एनीवन आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड at r distance due to infinite wire? Sir, k lambda upon r into sin theta 1 plus sin theta 2. ठीक है, ये हो गया x डायरेक्शन का और y डायरेक्शन को हो गया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। उसमें इनफाइनाइट के लिए थीटा 1 थीटा 2 क्या रख देते थे? So root 2 lambda upon r. नहीं यार, क्या रखते थे? थीटा 1 थीटा 2 क्या रखते थे अगर इनफाइनाइट है तो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड। थीटा 1 क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा 2 क्या होगा? 90 डिग्री, अगर वो इनफाइनाइट वायर है। और हमें पता है कि कॉस वाला जो है, बिकॉज थीटा 1 थीटा 2 सेम है, मतलब वाई एक्सिस कैंसिल, बचेगा सिर्फ क्या? एक्स एक्सिस में कितना आ जाएगा? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में वैल्यू आ जाएगी कि लैम्डा बाय आर, ये वैल्यू थी हमारी, और अंदर होता था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सो क्या होगा? 90/91। तो आंसर आ जाता है क्या? 2k लैम्डा बाई आर। और k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम 1/4 पाई लिखेंगे 2 लैम्डा बाई k की वैल्यू क्या लिखेंगे? इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि आप ये स्पेसिफिक पैटर्न लिख के दें? बिकॉज आपके बोर्ड्स में यही पैटर्न है। अदरवाइज हम तो ये भी याद रख सकते हैं 2k लैम्डा बाई आर, हम तो ये भी याद रख सकते हैं, चलेगा हमारे लिए। बट बिकॉज बोर्ड्स में चाहता है कि आप इस तरीके का आंसर लेके आए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये हमेशा ध्यान देना है कि बोर्ड्स में कभी भी हो इस k की वैल्यू रख देनी है। हम, आपने ध्यान दिया होगा, हमने सारे जगह पर कहीं पे भी k नहीं लिखा है, उसकी वैल्यू रखी है, तो आप लोग भी रख देंगे। ये पैटर्न क्लियर है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन पे कैसा करना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, क्या सब लोग ध्यान देंगे इस चीज को, कि इनफाइनाइट वायर के लिए आपको सरफेस देखना है। तो इनफाइनाइट वायर के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट होगी। तो अगर आपको वायर को क्लोज करना है तो आपको ऐसा सरफेस चूज करना पड़ेगा जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। तो हमें पता है कि ये कर्व्ड सरफेस परपेंडिकुलर है और ये फ्लैट जो डिस्क है वो पैरेलल हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। इससे होगा क्या? इनका जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया का एरिया वेक्टर वो अलोंग हो जाएगा और इस एरिया का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, और इधर का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखें, अगर हम बात करते हैं ई डॉट डी ए के बारे में कि ई डॉट डी ए आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए अब हम कितने निकाल सकते हैं? तो ई डॉट डी ए के लिए हमने 3 एरिया एज्यूम किए। नंबर 1, ये एक एरिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एरिया नंबर 1, फिर ये ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस है एरिया नंबर 2, फिर 3 है ये पूरा कर्व्ड सरफेस। तो 1 और 2 एक डिस्क है और 3 एक कर्व्ड सरफेस है। फिर अगर बात करें तो एरिया 1 और एरिया 2 के लिए देखें तो इनके फ्लक्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो आपको बोर्ड्स में ऐसे तुरंत नहीं लिख देना है, यहाँ पे इनटू पूरा दिखाना है कि यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा, और वो थीटा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे भी क्या होगा? कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या होगा? कॉस 0 डिग्री। अब देखेंगे कि ये कॉस 90 की वजह से 0, ये 0 बचेगा सिर्फ क्या? कर्व्ड सरफेस की वजह से। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कर्व्ड सरफेस का। अब कर्व्ड सरफेस का ये हमें एरिया निकालना पड़ेगा ना, कर्व्ड सरफेस का एरिया। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब एक सिलेंडर का ये कर्व्ड एरिया, ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है
तो वो हो जाएगा 2 पाई आर जो सर्किल है इनटू की साइड तक है, तो मान लेते हैं एल लेंथ तक है, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। अब हमें तो क्यों लिखना है ना, बट क्वेश्चन में तो लेमडा गिवन होगा, जैसे मैंने अभी एक स्फीयर के अंदर वायर वाला क्वेश्चन दिया था ना जिसमें लेमडा गिवन था। तो हम क्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, लेमडा इंटू एल इनक्लोज्ड। तो एल इनक्लोज्ड तो जितनी हाइट है उतना ही होगा ना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल इनक्लोज्ड। तो ये हमारा मेन पैटर्न रह जाएगा कि एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एल और चार्ज होगा लेमडा इंटू एल, एल एल कैंसिल आउट हो गया और फाइनली ई का हमारा फॉर्मूला आ गया, ई का फॉर्मूला आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरे फॉर्मूले में ये थोड़ा स्टेप बना के, अब 2 नंबर में जितना मैंने इतना छोटा कर दिया इतना नहीं लिखना है, पूरा स्टेप वाइज लिखना है। जैसे मैंने 1 2 3 एज्यूम किया है, आप 1 2 3 नहीं एज्यूम करें, कुछ नेम दे दें पी क्यू आर ऐसा करके, फिर इंटीग्रल को अलग अलग लिखे, पी इंटीग्रल क्यू इंटीग्रल और आर इंटीग्रल, फिर लिखें कि कॉस 90 है, मतलब पहले लिखें एक बार कॉस थीटा, फिर थीटा दिखाएं 90 डिग्री है, और फिर प्रॉपर करते चलेंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो एक बार 2 मिनट का टाइम ले सब लोग और इसको प्रॉपरली याद करने का ट्राई करें, देखें कि कैसे करते हैं। इनफाइनाइट वायर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि अच्छे से देखें जिससे आप सेकंड वाला खुद से कर पाए। तो सब लोग देखें अच्छे से, किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है इसमें तो तुरंत पूछें। चले तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा वायर के लिए। अब आप लोग सेम क्राइटेरिया यूज करें एक हॉलो सिलेंडर को फाइंड करने के लिए। सब लोग खुद से एक बार देखें हॉलो सिलेंडर का कैसे सॉल्व किया है, मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर। तो अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें तो इसमें एक खास बात क्या है कि यार इसमें जो चीजें होंगी वो डेंसिटी सिग्मा के फॉर्मेट में होंगी। हमने वायर में क्या देखा कि यार वायर में हमें लैम्डा गिवन था, तो हमें जब क्यू निकालना था तो क्यू हमने डायरेक्टली निकाल लिया था लैम्डा इंटू एल करके। अब अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में जो होगा हमें सिग्मा गिवन होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि सिलेंडर के इनसाइड कैसे होगा। तो यार इनसाइड देखेंगे ना हमने एकदम, अभी देखो यार ये सारी चीजें याद करने वाली बातें हैं। जैसे हमने हॉलो सिलेंडर के अंदर बात की, सेम बात होगी कि कैसी
हॉलो स्फीयर के जैसी। हॉलो स्फीयर में जब अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया तो उसके अंदर चार्ज क्या होगा, कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये हॉलो है। तो अगर चार्ज कुछ भी नहीं है, क्यू ही जीरो हो गया, तो ई का आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें अब कहाँ सॉल्व करना है, आउटसाइड। तो अगर हम आउटसाइड मानेंगे तो अब हमें पता चल गया है कि ये जो कर्ड सरफेस है, सॉरी कर्ड नहीं, ये जो सर्कुलर एरिया डिस्क है, इनसे तो आंसर ऑलरेडी जीरो आने वाला है, क्योंकि फील्ड तो डायरेक्टली बाहर की तरफ होगी। तो हमें फिर डायरेक्टली सिर्फ कर्ड सरफेस पे फोकस करना है। दैट मीन्स ई इनटू वो कर्ड एरिया कितना है, 2 पाई r इनटू ये मान लेते हैं एल लेंथ का है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बार बार हम कर रहे हैं, जो जो ये पैटर्न है, हम ई डॉट डी ए बार बार कर रहे हैं, ई डॉट डी ए ये हम बार बार लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप आपको हर जगह लिखना है और इसे इंटीग्रेट करना है। सो वेक्टर को हटा के डी ए इंटू क्या कर देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ स्टेप्स हैं जो बार बार लिखने ही है बोर्ड्स में आपको। अब ई कांस्टेंट हमने चूज किया, कॉस थीटा भी कांस्टेंट चूज किया, बाहर आ जाएगा। सो ई इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना 0 डिग्री, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक हमारा हो ही गया। अब कॉस जीरो क्या होगा, 1 होगा, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा कंप्लीट एरिया जो भी होगा इज इक्वल टू ये जो क्यू होगा, क्यू को भी हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इनटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों एरिया सेम नहीं है। ये एरिया है, ये ध्यान देना है कि क्या गलती हो सकती है, ये एरिया है कि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एरिया है गॉसियन सरफेस का एरिया। तो ये थोड़ा सा सबको ध्यान देना है कि अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। और इसकी बात अगर हम करें तो ये ओरिजिनल है, चार्ज जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है। क्लियर। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों अलग अलग एरिया हैं। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करें तो गॉसियन सरफेस वाला एरिया कितना होगा, 2 पाई r इंटू एल। आर क्या है, जिस डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, इस स्फीयर से हमें r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, ये वो स्मॉल r है। जबकि स्फीयर क्या है, ये जो वैल्यू है वो है 2 पाई r इंटू एल। ये वाला r क्या है, ये वाला r जो है ये हमारी एक्चुअल रेडियस है, मतलब ये रेडियस है, स्फीयर की रेडियस कितनी होगी। तो देखें 2 पाई r कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 2 पाई l कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या r बाई आर। तो E का फार्मूला हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r बाई आर। हमने ऐसे पैटर्न काफ़ी देखे हैं, तो इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक नया फार्मूला आप याद कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने जो पीछे डिस्कस किए थे, हमने 8 ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए थे, उसमें सिलेंडर्स नहीं थे, ना ही सॉलिड सिलेंडर था, ना ही हॉलो सिलेंडर था। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। तो हॉलो सिलेंडर का आप लोग डेरिवेशन एक बार देख ले, जो मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ डाउट है तो बताएं, देन विल प्रोसीड टू दिस सॉलिड सिलेंडर। तो वो भी आप लोग एक बार देख लेंगे और मैं आपसे पूछूंगा फिर कैसे सॉल्व किया है। क्लियर। तो आप लोग खुद से देखेंगे, समझेंगे और फिर बताएंगे। तो अभी किसी को डाउट है तो बता दो, अभी किसी को डाउट है तो बता दो, अदरवाइज मैं खुद आप लोग से एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा सॉलिड सिलेंडर का। और ये सारे डेरिवेशन याद रखना है, बिकॉज बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यार, ये किसी को कोई डाउट नहीं है। डन डन। तो मैं सॉलिड सिलेंडर का आप लोग को दिखा रहा हूँ डेरिवेशन, और आप लोग मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि यार सॉलिड सिलेंडर का कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो ये सॉलिड सिलेंडर के लिए डेरिवेशन है, और आप लोग एक बार समझें। मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो 2 मिनट का टाइम ले, समझें, और मैं फिर आप लोग से पूछूंगा।
चले तो मैं एक बार फिर से हॉलो सिलेंडर फिर से समझाता हूँ और एक और आपको चांस देता हूँ कि आप सॉलिड सिलेंडर अच्छे से समझ लें और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, हॉलो सिलेंडर पे मैंने बात की यार, इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं था। अगर इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, क्यू इनसाइड 0 है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। मतलब हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम किया इनसाइड पे, तो वो 0 हो जाएगा, उसमें कुछ भी सरफेस में नहीं रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यार एक सिलेंडर बना दिया ये, और हमें कुछ यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे चाहिए, यहाँ से हमें r डिस्टेंस पे चाहिए जो कि इनसाइड है। तो इनसाइड है तो कैसे कवर करेंगे? एक सिलेंडर से कवर करेंगे। और अगर ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर तो चार्ज रह ही नहीं सकता ना। तो जब इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा? अंदर फील्ड 0 आएगी। जब बाहर की बात आएगी, यहाँ पे फाइंड करना है, तो चार्ज हमें दिखेगा। चार्ज किस एरिया में दिखेगा? इस सिलेंड्रिकल एरिया में दिखेगा, जबकि गॉसियन होगा हमारा यहाँ तक। तो जो E के साथ इनटू में होता है वो गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, और सिग्मा के साथ जो है वो है हमारा ओरिजिनल सरफेस। तो हमने यहाँ पे दोनों चीजें लिखी हैं कि ये जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, और ये जो E के साथ होता है वो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। तो गॉसियन मतलब जहां पे हम पे पूछा हुआ है हमारा आर स्मॉल आर, कहीं पे भी पूछा है, और ये वैल्यू है ये। सॉलिड की बात करें, जैसे मैंने सॉलिड सिलेंडर की बात की थी, सॉलिड सिलेंडर में दिखाता हूँ आप लोग को क्यों सॉलिड सिलेंडर क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सॉलिड सिलेंडर के सॉलिड स्फीयर दिखाता हूँ। सॉलिड स्फीयर का हमने कैसे निकाला था? सॉलिड स्फीयर में अब इनसाइड का चार्ज 0 नहीं रहेगा, तो जो इनसाइड का चार्ज है वो हमने एक लॉजिक से निकाला है। वो लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनसाइड का चार्ज क्या होगा? वो होगा Q अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो Q ओवर टोटल वॉल्यूम इनटू आवर रिक्वायर्ड वॉल्यूम, कि हमें कहाँ पे फाइंड करना था। तो हमने लिखा Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम का डिवाइड किया, इनटू मल्टीप्लाई किया, हमें r रेडियस पे, स्मॉल r रेडियस पे चाहिए था। यही पैटर्न हमें सॉलिड पे चाहिए। तो सेम चीज हम जाएंगे वापस से सॉलिड सिलेंडर में और आप लोग से पूछेंगे। तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता हूँ। चले देखिए किसका नंबर है। सानिका, आप एक्सप्लेन करें। हाँ सर। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करें, सॉरी ये डेरिवेशन एक्सप्लेन करें जिसमें हमने इन साइड पे फाइंड करना है। तो ई इंटू गॉसियन सरफेस वाला एरिया। वेरी गुड। तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया? 2 पाई r इंटू एल। एल, ये आर होगा जहां पे हम पे पूछा हुआ है। क्लियर? हाँ। तो ये हम पे पूछा हुआ है ए पॉइंट पे, ए, तो हमने आर ए यूज किया। देन इज इक्वल टू वो इज इक्वल टू यहाँ पे बताना है मेन पॉइंट, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बिकॉज ये सॉलिड है ना, तो आपको सिग्मा नहीं देगा। जैसे हमने एक पढ़ा वायर, हाँ तो वहां पे हमें लेमडा दिया था। फिर हमने पढ़ा एक हॉलो का सरफेस दिया था। सॉलिड में हमें क्या देगा? रो। रो रो। मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर आपको हाँ क्यू निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा रो इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम। हाँ क्लियर? तो बताएं कैसे निकाल लेंगे फिर? रो इनटू वॉल्यूम। क्लियर? और हाँ ओके, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको, डेरिवेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से आप लोग के लिए। देखें तो क्या सिचुएशन हो गई? रो इनटू, अगर हमें चार्ज लिखना है वो हो गया रो इनटू वॉल्यूम, हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अच्छा, लास्ट टाइम क्या था कि कई बार होता है कि रो नहीं देता है। तो रो अगर नहीं देता है तो आपको पूरा क्यू लिखना पड़ता है। तो अगर आपको पूरा क्यू लिखना है, पूरा क्यू पता है, तो फिर हम अपना रिक्वायर्ड क्यू कैसे निकालते हैं? रिक्वायर्ड क्यू निकालते हैं क्यू टोटल ओवर वॉल्यूम टोटल इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ये हमने अभी जस्ट मैंने सॉलिड स्फीयर में भी बताया। बट लेट्स से अगर आपको रो गिवन है तो क्या करेंगे? रो गिवन है तो डायरेक्टली रो इनटू वॉल्यूम लगा देंगे। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 पाई आर, ओ सॉरी, पाई आर स्क्वायर इनटू एल, जिस डिस्टेंस पे हमें निकालना है। तो एक आर कैंसिल आउट होगा, बचेगा एक आर, और फॉर्मूला आ जाएगा
रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, मतलब बिल्कुल सिलेंडर की तरह ही है, सॉरी बिल्कुल जो सॉलिड स्फीयर था जिसमें प्रोपोर्शनल टू आर था, तो यहाँ पे भी हम यही पैटर्न दिखाना चाह रहे हैं कि सॉलिड सिलेंडर के लिए भी ई प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगा, ई प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। क्लियर? अगर हम आउटसाइड जाके देखते हैं तो आउटसाइड तो वो सिंपल चार्ज की तरह काम करेगा, तो जब आउटसाइड पे हम सिग्मा इनटू वॉल्यूम रखेंगे, सॉरी रो इनटू वॉल्यूम रखेंगे, तो वॉल्यूम अब कौन सा यूज करेंगे? अब हम गॉसियन सरफेस का नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम आउटसाइड देखें तो गॉसियन सरफेस यहाँ तक होगा हमारा, ये जहाँ पे पूछा हुआ है हमसे, बट हमें चार्ज सिर्फ इनसाइडर वॉल्यूम पे है, मतलब ये वाला यूज करना पड़ेगा, क्या? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, जबकि ये आर क्या है? ये बी पॉइंट है जो कि बाहर कहीं पे भी हो सकता है। तो अब हमने इसे सॉल्व किया, ये 2 पाई आर नीचे चला गया और ये वैल्यू डिवाइड पे आ गई। इसका मतलब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रही है। और ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, क्या? कि इसमें जो इनसाइड है वो तो प्रोपोर्शनल टू आर है, बट आउटसाइड क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/r। जबकि हम इसमें बात करें सॉलिड स्फीयर में, तो उसमें प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आ रहा था। इसका मतलब अगर मैं दो फिगर बनाऊं, मैं एक फिगर बनाऊं नंबर वन एक फिगर बनाऊं सॉलिड स्फीयर का, मैं बना रहा हूँ सॉलिड स्फीयर का, यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम होगा कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जाएगी एंड आफ्टर आर डिस्टेंस इस तरीके से डिक्रीज होगी। ये हो गया हमारा पहला सॉलिड स्फीयर के लिए। लेकिन अगर मैं सॉलिड सिलेंडर के लिए बनाऊं, सॉलिड सिलेंडर के लिए बनाऊं, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर बात करें तो फिगर देखने में तो वैसा ही लगेगा, देखने में कोई इश्यूज नहीं है, देखने में फिगर ये होगा स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसा ही होगा, बट बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो फिगर है ये है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर? मतलब इस ग्राफ का कोई भी नेम नहीं है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, बट यहाँ पे इस ग्राफ का नेम है इट इज ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कंपेयर कराता है कि ई इनसाइड बाई ई आउटसाइड करना है, तो देख लें, अगर यहाँ पे देखेंगे ई इनसाइड बाई ई आउटसाइड क्या होगा? ई इन बाई ई आउट। क्लियर? ई इन बाई ई आउट करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब ये हो जाएगा आर इन जो है अपॉन 1/r आउट का स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू रख देंगे और फाइनली सॉल्व हो जाएगा कि रेशियो क्या आएगा। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, बस यहाँ पे 1/r होगा, मतलब यहाँ पे आता है ई इनसाइड अपॉन ई आउटसाइड इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे 1/r है तो डायरेक्टली इंटू हो जाएगा आर इनसाइड इंटू आर आउटसाइड। कहाँ कहाँ पर पूछा हुआ है? तो लेट से हमसे पूछा है कि यार आप एक सॉलिड सिलेंडर में, एक सॉलिड सिलेंडर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ से r/4 पे, क्लियर, और यहाँ से 2r पे, और ये r/4 पे, दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताना है वो एक यहाँ पे बतानी है और एक यहाँ पे बतानी है। तो कैसे कर लेंगे यार? ई इन बाई ई आउट डायरेक्टली निकाल लेंगे अपन। ई इन बाई ई आउट क्या आ रहा है? ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन है, मतलब कि आर इन कितना है? r/4। क्लियर? इनटू आर आउट कितना है? वो है 1/r। सो 1/r के वजह से ऊपर चला गया है, जैसे यहाँ पे देखें आर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है, तो कितना है ये? 2r। तो फाइनली रेशियो जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/2 के फॉर्मेट में। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, आर कैंसिल आउट हो जाता है, फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। आर कैंसिल आउट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा फॉर्मूला देखें तो एक कैपिटल आर का स्क्वायर रहता है, मतलब ऑल्दो कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट है, बट ध्यान देना है कैपिटल आर का स्क्वायर रहता है। तो इसका मतलब ये जो नीचे अगर हम देखें, जब हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक बॉटम पे, सॉरी डिनोमिनेटर में कैपिटल आर स्क्वायर आ जाता है जो कि कैंसिल आउट होगा। एट द एंड हमें रेशियो पूछा था तो वो एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए थी। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल भी डील किया कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यार ये एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं, वो आपको बताना है।
तो ये एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट है? ये जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया ई इन एंड ई आउट, 1 मिनट सब लोग देखें यार इस चीज को। सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर का जो हमने डिस्कस किया दोनों का फॉर्मूला, यहाँ पे अगर हम बात करें सॉलिड सिलेंडर के लिए तो यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ पर भी E प्रोपोर्शनल टू R है, और यहाँ पर 1/r² है, यहाँ पे 1/r है। दोनों में वैल्यू सॉल्व कर दें, बहुत ही आराम से वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये तरीका था, हमने यहाँ पे काफी डिस्कस किया इस चीज को कि सॉलिड सिलेंडर और इन सारी चीजों को कैसे निकाल सकते हैं। देखें, आई गेस लास्ट पार्ट होना चाहिए, प्लेन शीट के बारे में डिस्कस करें। प्लेन शीट का कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको प्लेन शीट में निकालना है तो हम ले लेते हैं कि लेट से आपसे इस पॉइंट पे पूछा है, आपको ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आपने क्या किया, गॉसियन सरफेस लिया जिसमें एक कुछ भी r रेडियस का एक a एरिया का इतना सरफेस प्लेट का कट करके सिलेंडर निकाला। अब प्लेन शीट में प्रॉब्लम ये है कि प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ भी होगी और पीछे की तरफ भी होगी, पीछे की तरफ भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हमने दोनों तरफ पूरा एक कर्व्ड सरफेस लिया। अब देखें यहाँ पर ये डेरिवेशन काफी पूछा जाता है, आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे काफी शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर देख लें कि क्या वैल्यू होने वाली है, एक्चुअली क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये हमारे पास एक प्लेन शीट है और हम डिस्कस करना चाहते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लेन शीट की वजह से हमने एक यहाँ पे एक अपना एरिया कंसिडर किया जो इस शीट को कट करते जाएगा। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल, और ये जो सरफेस का एरिया है वो भी एरिया वेक्टर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अगर हम इस सरफेस के लिए बात करें, अगर हम इस सरफेस के लिए बात करें, ये वाले सरफेस के लिए, कर्ड के लिए, तो कर्ड के लिए तो बेटा ए वेक्टर अब ऊपर होगा, बट फील्ड तो अभी भी हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, मतलब क्या होगा 90 डिग्री। तो ये याद रखना है कि अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं क्या E डॉट डी ए पार्ट, तो आप ये जरूर दिखाएंगे, कुछ नेम दे देते हैं हम लोग से, ये नेम दे देते हैं 1, ये नेम दे देते हैं 2, और ये कर्व का नेम दे देते हैं 3। तो ये ध्यान देना है कि इंटीग्रल E डॉट डी ए इंटू कॉस 0, क्लियर, ये हो जाएगा फॉर 1, प्लस इंटीग्रल E डॉट डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा 2 के लिए, एंड इंटीग्रल 3 E डॉट डी ए क्या आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, तो 3 वाले का क्या होगा 90 डिग्री, जिससे हो जाएगा 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों, इसका हो जाएगा 0, तो ये वाला हो गया 0, ये खत्म हो गया, ये हो गया 0, ये 0 हो गया। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, और ये दोनों बिकॉज ये सेम एरिया है, ये सेम एरिया है, तो मैं डायरेक्टली 2 टाइम्स कर सकता हूँ। तो देखें, उसके बाद ये लिखने के बाद आप ये यूज कर सकते हैं, ये वाली लाइन क्या, तो ये दोनों ऐड होके, ये दोनों सेम ऐड होके क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स E इंटू ये एरिया कितना है πr², तो ये एरिया है πr²। अब हमें निकालना है Q, तो अगर हम Q की बात करें तो देखो Q तो यही है ना, ये जो एरिया है, मतलब इसे हम देखें तो ये जो एरिया यहाँ पर है इसका हमें चार्ज निकालना है, तो वो हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया। तो जितना हमने उस पे गॉसियन सरफेस लिया वही एरिया तो यूज हो रहा है πr², मतलब πr² क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल सा हमारा फॉर्मूला आ जाता है प्लेन शीट का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और मैंने बताया कि प्लेन शीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो जाती है, तो इसलिए आपको प्लेन शीट का सॉल्व करना आना ही चाहिए कि प्लेन शीट का कैसे सिग्मा निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा फिगर बनाया हुआ है बोर्ड्स में, आपको पूरा फिगर बना के, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्यों पूरा फिगर नहीं बनाया था, क्योंकि बार बार सेम चीजें चल रही हैं, सिलेंड्रिकल का 2 सरफेस से कैंसिल होना और एक सरफेस पे रह जाना, ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को ये 2 फिगर जरूर बनाना होता है, E और A के बीच का एंगल दिखाना होता है। तो हम यहाँ पर भी दिखाएंगे और ये वाले सरफेस पे भी दिखाना होगा आपको एंगल, तीनों सरफेस पे आपको वैल्यूज दिखानी होती हैं। तो ये हो जाता है E, और ये एरिया भी परपेंडिकुलर हो जाता है।
तो ये दोनों सरफेस पे आप इस वैल्यू को भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्लेन शीट का क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट आंसर तो सबको ही याद होना चाहिए, क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये रहता है प्लेन शीट के लिए। और डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये सबसे लेंदी डेरिवेशन है, तीनों सरफेसेस का प्रॉपर लिखना होता है, इसलिए इसको पूछे जाने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बोर्ड्स में दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, नंबर 1 इनफाइनाइट वायर और प्लेन शीट, ये दो चीजें काफी पूछी जाती हैं, तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर? तो अभी यहाँ इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है यहाँ से हमारा गॉसियन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो यार गॉस लॉ जो है और उसके एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ड्यू टू गॉस यूजिंग गॉस लॉ यूज की है, निकाली है, तो वो सारे सिनेरियो आप लोग देखें एक बार पूरा गॉस लॉ। ये जो लेक्चर आज का है और जो कल का लेक्चर था वो दोनों रिव्यू करें, उसमें कुछ भी डाउट है तो बताएं। गॉस लॉ से रिलेटेड आप डीसी पांडे में से क्वेश्चन कर सकते हैं, और अदर किसी के पास सेनगेज और अदर बुक्स भी हैं तो उनसे भी वो कर सकता है। तो ये पूरा जो भी गॉस लॉ का मैक्सिमम डिस्कशन था वो मैंने कर दिया। सारे टाइप के यूजुअली सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। अगर उसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, बट एक बार लेक्चर रिव्यू करो। मैं चाहता हूँ, मैं मतलब प्रेफर करूंगा कि आप लोग अपना सेल्फ का नोट्स भी बना के रखें। तो बहुत डिटेल नहीं, बट एटलीस्ट सेल्फ का एक आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसा कर रहे हो, क्योंकि आपका नोट्स ही आपको ज़्यादा याद रहता है। तो बेटर रहेगा कि आप एक बार लेक्चर रिव्यू करके और नोट्स बना सकते हो। डन? तो गॉस लॉ हमारा कंप्लीट होता है, हम वापस चलते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और गॉस लॉ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन बचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। देखें, ओके। सो हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है कंसेंट्रिक सेल प्रॉब्लम। कंसेंट्रिक सेल प्रॉब्लम। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि यार ये अचानक से, मतलब ये सबसे लास्ट में क्यों मैं करवा रहा हूँ कंसेंट्रिक सेल प्रॉब्लम। अब आप लोग समझेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से पूछा जाता है और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके एक अलग से चैप्टर है। तो ये जो कैपेसिटर चैप्टर है उसमें पोटेंशियल का बहुत ज्यादा डिस्कशन आता है, और ये जो हम कंसेंट्रिक सेल प्रॉब्लम बता रहे हैं इसमें भी हम क्या डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल का बहुत डिस्कशन करते हैं। तो मे भी ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ जो डीसी पांडे, उसमें तो सारा कुछ साथ में ही दिया है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब पोटेंशियल भी साथ में दिए, कैपेसिटेंस भी साथ में दिए। तो आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो सेक्शन है ये पोटेंशियल रिलेटेड है। यहाँ पर हम फील्ड और पोटेंशियल सारी चीजों की बातें करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो आप बात करेंगे एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब इसमें लेवल 1 वाले भी क्वेश्चंस बहुत है, लेवल 2 वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंसेंट्रिक सेल प्रॉब्लम में। तो हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं, वो क्या है वो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। हमारे सिलेबस में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है कंसेंट्रिक शेल। कंसेंट्रिक शेल का मतलब है कि एक शेल है, उसके अंदर एक और शेल है और मे बी और शेल है। ऐसे कई सारे सेल्स हो सकते हैं, और किसी को हमने ग्राउंड कर दिया और किसी सेल को हमने कुछ चार्ज दे दिया। लेट्स से हमने इसको कुछ प्लस क्यू चार्ज दे दिया। तो थॉट ये है कि अगर हमने इसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो ये प्लस क्यू इसके पास जाएगा, बट अंदर भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा इंडक्शन के थ्रू, बाहर भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ अर्थिंग की वजह से अंदर भी जाएगा। तो ये सारे कुछ हमें स्टडी करनी है कंसेंट्रिक सेल प्रॉब्लम में कि अर्थिंग की वजह से क्या होगा। फिर हम बात करते हैं प्लेन प्लेट प्रॉब्लम। प्लेन प्लेट मतलब जो बैटरीज वगैरह हम बनाते हैं
उसमें आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट प्लेट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये प्लेट्स के कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं, कैसे इन पे पोटेंशियल डेवलप होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो प्लेन प्लेट्स है, अगर हमने इसमें से अर्थिंग वगैरह कर दी, दोनों को अर्थिंग कर दिया या कुछ भी किया, जो भी चीज़ें की, एक ही अर्थिंग की, सपोज एक ही अर्थिंग की, दो अर्थिंग क्यों करेंगे यार, हाँ, लेट्स से किसी एक प्लेट को अर्थिंग कर दिया, तो क्या सिचुएशन होगी वहाँ पे, क्या फील होगी, किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज हमने किसी प्लेट को एक क्यू चार्ज दे दिया है, किसी भी प्लेट को, इधर इस प्लेट को या फिर इस प्लेट को, किसी को भी, तो सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमें कंसेंट्रिक शेल प्रॉब्लम में दो टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। एक तो कंसेंट्रिक शेल मतलब ये वाला सेटअप, और ये है प्लेन प्लेट वाला सेटअप। ये दो सेटअप हमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक सिंगल सेल से, मतलब एक सिंगल सेल के लिए क्या वैल्यूज होंगी, फिर डबल सेल के लिए क्या होगा, फिर ट्रिपल सेल के लिए क्या होगा, हम देखेंगे। वैसे ही हम सिंगल प्लेट तो मतलब हमें पता ही है सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट का कुछ मतलब नहीं है। हम डबल प्लेट देखेंगे और फिर हम एक अदर 3 प्लेट्स और इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो ये जो सेटअप है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये मैं हटा देता हूँ। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्वायरमेंट क्या है इसको सीखने के लिए। ज़्यादा कुछ प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये है आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फील्ड के बारे में आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, पोटेंशियल के बारे में। तो जैसे मैं एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसे प्रॉपरली पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा सा रफ आइडिया दें, मतलब हमें फाइंड करना है लेट्स से द इंड्यूस्ड चार्जेस के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि एक यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या किया कि एक शेल लिया और उसके अंदर एक प्लस चार्ज रख दिया। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमने एक शेल लिया और उसके अंदर एक प्लस चार्ज रख दिया। अब ये प्लस क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तो जब ये प्लस इंड्यूस करेगा तो अपने नियरेस्ट सरफेस पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा। और मैंने जब बताया कि अगर एक मेटल, लेट्स से ये शेल का लेयर है, ये क्या है, शेल का लेयर है, तो अगर हम लेयर की बात करें और एक लेयर में नेगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब अपोजिट लेयर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब बाहर हम प्लस क्यू चार्ज निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछा जाता है कि हमें अंदर ए पॉइंट पे फील्ड निकालनी है और बी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, क्लियर, और पोटेंशियल निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो बात यह है कि दोनों का इफेक्ट आएगा, इस प्लस चार्ज का भी आएगा और जो हमने इंड्यूस किया है वो भी आएगा, क्लियर। तो एक चीज ध्यान देना है कि ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं दे नेवर डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग चार्जेस। मतलब अगर ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रहेगा ही रहेगा, सिर्फ इंड्यूस जितना होना है वो हो जाएगा। मतलब सोचो शेल को भी मैंने दे दिया होता 20 का चार्ज, तो 20 का कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस सरफेस पे 20 माइनस क्यू हो जाता, इस सरफेस पे 20 प्लस क्यू हो जाता। तो जो एग्जिस्टिंग चार्ज है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा बस एल्जेब्रिकली मतलब मैथमेटिकली सम अप होगा। तो हमने देखा कि क्या इंड्यूस का कुछ फर्क पड़ेगा क्या हमारे अभी के क्वेश्चन में, तो देखें सिंगल सेल के लिए इंड्यूस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो हमने क्या किया, इंड्यूस कर दिया, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। अब देखना जब हम ए पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देखेंगे कि ई ड्यू टू ए होगा और प्लस क्यू और माइनस क्यू का क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम तरीके से जब हम बी पे निकालेंगे तब ये प्लस और माइनस क्यू का क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम चीज पोटेंशियल के साथ होगा कि प्लस का पोटेंशियल और माइनस का पोटेंशियल दोनों सेम मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सेम चीज यही होगा जब बाहर हम देखेंगे तो प्लस का पोटेंशियल और माइनस का पोटेंशियल मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यार सिंगल सेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल सेल में क्यों प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके पास कितना भी चार्ज हो, इस शेल के पास कितना भी चार्ज हो, it is very equivalent this charge kept at the center, it is very equivalent to this charge kept at the center। तो इसलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है सिंपल शेल का, क्लियर। तो अपन अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर से इसे और डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को, इसके बारे में, कंसेंट्रिक शेल प्रॉब्लम के बारे में और इसके पूरे वेरियस एस्पेक्ट और क्वेश्चंस को देखें। इस सेगमेंट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, अगर आप पेन नहीं चलाएंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा।
तो थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस टॉपिक को सीखने के लिए। बाकी जो आज मैंने गॉस लॉ में पढ़ा है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, उनका एक बार रिवीजन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, एक और चीज अब कि अभी एक क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब मैंने यूजुअली देखा है, स्टार्ट किया हमने तो 25 मतलब 31 पार्टिसिपेंट थे। अभी जब मैं मीटिंग ऑलमोस्ट क्लोज कर रहा हूँ तो पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास 25। इसका मतलब यार 5 स्टूडेंट्स मतलब नहीं है। तो यार ये सही नहीं है, आप लेक्चर बीच में छोड़ते हो, थोड़ा सा अटेंड कर लेते हो, उसका कुछ यूज नहीं है। चाहिए तो जूम में फीचर होता है रिपोर्ट जनरेट करने का, हम रिपोर्ट जनरेट करके ग्रुप पे भी डाल सकते हैं कि यार किस स्टूडेंट का टाइम कितना था, कितना टाइम यूज किया उसने, बट वो एम्बैरेसिंग हो जाएगा आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी। वो देखेंगे रिजल्ट कि ओके यार मतलब आपने इतने कम टाइम तक अटेंड किया, तो फिर वो बेटर नहीं होगा, फिर पेरेंट्स भी आपको डांटेंगे और बाकी सारी चीजें। तो बेटर है कि आप लोग खुद से अटेंटिव रहो और अदर स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा सजेस्ट कर दो कि ध्यान दें, लेक्चर्स अटेंड करें प्रॉपर और पूरा लेक्चर अटेंड करें, ऐसे बीच में छोड़ने का मतलब नहीं है। चाहिए तो मैं आज रिपोर्ट जनरेट करके एक ग्रुप पे डालूंगा आज कि आप लोग कैसे टाइम यूज कर रहे हो, किसने कितना टाइम मीटिंग अटेंड किया पूरा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है। तो अभी तक गॉस लॉ में किसी को कुछ डाउट है तो बता दे, कुछ भी किसी को कुछ डाउट है तो कंसेंट्रिक शेल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना यार, नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो ये जो कंसेंट्रिक शेल प्रॉब्लम है ये पूरी प्रैक्टिस ही है, रहेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में और सेपरेट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो गॉस लॉ पढ़ के आना सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा गॉस लॉ के। ओके देन, तो फिर आज के लिए इतना ही कंप्लीट रखते हैं। चले, सो गुड बाय एवरीवन, आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं।